वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो इट विल बी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड द यूनिट इज फोर्थ। तो लास्ट वीडियो होगा यूनिट 4 का, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड सोनार खत्म करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे सोनार इस वीडियो में खत्म करने का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो फॉर एवरेज ह्यूमन the audible range is 20 hertz to 20 kilohertz। कि हमारी जो साउंड को रिसीव करने की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज फॉर एन एवरेज ह्यूमन ईयर। एवरेज ह्यूमन ईयर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अगर लेस है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, और 20,000 से ज्यादा है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक्स के लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंसी रेंज इज लेस देन 20 हर्ट्ज। एंड अगर 20,000 से ज्यादा है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स मोर देन 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मोर देन 20,000, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर ऑडिबल रेंज, ये अल्ट्रासोनिक के लिए और ये इंफ्रासोनिक के लिए। तो हमें क्या करना है? अल्ट्रासोनिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लाइक अल्ट्रासोनिक वेव्स होते क्या है ये हमें पता लग गया। ऐसी वेव्स, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी वो होंगे हमारे अल्ट्रासोनिक। अब इन्हें प्रोड्यूस कैसे करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे होता है? फिर एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स, एप्लीकेशन। एंड थर्ड इज डिटेक्शन। तुम कैसे डिटेक्ट करोगे दैट अ वेव इज अल्ट्रासोनिक वेव्स? थर्ड इज डिटेक्शन। तो प्रोडक्शन के दो मेथड है, एप्लीकेशन तीन चार बताने वालों को, और डिटेक्शन के भी दो तीन मेथड है। इसके बाद सोनार। सोनार भी इसी से रिलेटेड है। सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ इज साउंड, एन इज फॉर नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये यूज होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए अंडर द सी, इन द ओशियन। लाइक कोई सबमरीन हो सकती है, रोक हो सकता है, आपका आइसबर्ग हो सकता है, कुछ ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस मेजर करेंगे हमारे शिप से। सो उसमें सोनार सिस्टम यूज होता है। ये सोनार सिस्टम पूरा शिप के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, और इसके अंदर जो वेव्स यूज होती है वो यूज होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो एक एप्लीकेशन तुम्हारा डायरेक्ट हो गया अल्ट्रासोनिक वेव्स का, सोनार। तो सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स जाएंगी, टकरा के वापस आएंगी। तो टकराने को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इसमें क्या यूज हो रहा है? रिफ्लेक्शन। अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव्स है तो रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। एंड लास्ट में हम सोनार करने वाले हैं जो कि इसका एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन करेंगे जब भी सोनार आ जाएगा, और अलग से भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है। सो सबसे पहला काम करते हैं प्रोडक्शन, कि कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो दो टेक्निक्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन के लिए। पहली टेक्निक का नाम है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। एंड सेकंड है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। तो ये दो मेथड हम देखने वाले हैं जो कि यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सबसे पहले मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड।
मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लो। 1847 में साइंटिस्ट नेम्ड जूल साइंटिस्ट नेम्ड जूल this method on this method to produce ultrasonics. Ultrasonics means ultrasonic waves, those sound waves which has frequency more than 20,000 hertz. तो क्या किया इन्होंने, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड ली, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड ली। दिस इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में ये मान लो तुम आयरन रोड है, ठीक है, आयरन रोड। इसे क्या किया है, एक फिक्स वॉल से सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। यहां क्या किया है, मैग्नेट सप्लाई किया है, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ। मीन्स हमने क्या किया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ये जो मैग्नेट्स रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होंगे कि ये जो हमारी लेंथ है इसके पैरेलल हो जाएंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, बट दो मैग्नेट्स हैं तो इन दोनों का भी आपस में कॉम्बिनेशन होगा। या फिर ऐसे करो, सिर्फ इतना पोल यूज किया मैंने मैग्नेट का, नॉर्थ पोल और इधर मैंने साउथ पोल रखा, ठीक है। ऐसे मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, नॉर्थ से साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की खास बात ये है कि ये इस रोड के पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मींस दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू दिस रोड, इस रोड के पैरेलल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देते हैं और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन रोड एग्जांपल की तरह लेना है, तब ये रोड वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। दिस रोड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दिस रोड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। मींस इसकी जो लेंथ है वो एक बार कम होती है कंप्रेस, और एक बार इलोंगेट होती है। इस वाइब्रेशंस की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में चेंज आता है। चेंज कैसे हो रहा है, ये कम हो रही है ज्यादा हो जा रही है, कम हो रही है ज्यादा हो जा रही है। मटेरियल कैसा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। तो ये कम ज्यादा कम ज्यादा, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है कौन, ये रोड। तो ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लाई करके तुम्हारी 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। तो फ्रीक्वेंसी लाइज इन अल्ट्रासोनिक रेंज, अल्ट्रासोनिक रेंज। एक बार फिर से सुन लो सेटअप क्या है। एक वॉल से सस्पेंड किया हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, एग्जांपल के तौर पे तुमने आयरन रोड माना है, दोनों तरफ मैग्नेट्स रखे हुए हैं, दैट व्हाई द नेम इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रोड के पैरेलल है, पैरेलल टू इट्स लेंथ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रोड के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज इसकी लेंथ एक बार तो कम होती है, दैट इज कंप्रेशन, और एक बार ज्यादा होती है, दैट इज इनोवेशन। इस स्मॉल चेंज इन लेंथ की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज वाइब्रेशंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। इससे हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इस मेथड में तुम्हें कुछ ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है,
एक ferromagnetic material is suspended in a magnetic field which is parallel to its length. When the magnetic field is switched on, so this rod starts vibrating because of small change in its length. Because of small change in its length. अब वो change compression में भी हो सकता है और elongation में भी हो सकता है. So this vibration has a frequency which has a range or which is greater than 20 kilowatts. So that lies in ultrasonic. So this is a method where we used magnets to produce ultrasonic waves. इसीलिए इसका नाम है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड. ठीक है. नाउ सेकंड मेथड, इसमें इतना ही है. मैग्नेट्स यूज किए हमने टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक्स. नाउ सेकंड इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक पीजोइलेक्ट्रिक मेथड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज से कुछ रिलेशन होगा. सेकंड पीजो, इसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसे होता है. पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, इसे सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है वो, और एक टाइप का सोल्ट है जिसको हम बोलते हैं रोशेल सोल्ट. ठीक है. क्रिस्टल्स है, सोल्ट्स है, दैट मींस दे आर न्यूट्रल. तो मैं मान रहा हूँ कुछ इनकी शेप ऐसे ट्रायंगुलर लैटिस में. किस लैटिस में? ट्रायंगुलर लैटिस में. क्रिस्टल है तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा. मैं मान लेता हूँ ये नेगेटिव चार्जेस है और ये पॉजिटिव चार्जेस है. तो जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर पॉइंट है मान लेते हैं ये रहा, और जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर पॉइंट है वो सेम है. दैट मींस मेरा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे लाई कर रहा है और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे लाई कर रहा है. मींस एक ही पॉइंट पे, एक ही सेंटर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आ रहा है. दैट मींस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. ये मेरा क्रिस्टल है जो कि ट्रायंगुलर शेप्स का मैंने कंसीडर किया. ट्रायंगुलर ये आपका नेगेटिव चार्जेस है, ट्रायंगुलर ही आपके पॉजिटिव चार्जेस है. अब मैं दो फेस कंसीडर करता हूँ, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस. इन फेस पे मुझे क्या अप्लाई करना है? प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर. मींस मुझे यहां से इसको दबाना है. ठीक है. या फिर इसको खींचना है. मैकेनिकल प्रेशर. इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, मान लो तुम इस क्रिस्टल को यहां से और यहां से दबा रहे हो. ठीक है. दबा रहे हो, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा. तो ये कैसा दिखेगा, इसको दबाओगे तो ये छोटा हो जाएगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेशन आ जाएगा. पॉजिटिव चार्जेस में और नेगेटिव चार्जेस में सेपरेशन आ जाएगा. मींस तुमने इस क्रिस्टल को यहां से ऐसे दबाया तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी. मींस ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा. मान लो अब नेगेटिव का जो सेंटर है वो इधर की तरफ है और पॉजिटिव, क्योंकि इधर दो पॉजिटिव है, इधर एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटर इधर आ जाएगा, और इधर दो नेगेटिव है, इधर एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का सेंटर इधर आ जाएगा. तो पहले जो दोनों एक ही सेंटर पे लाई कर रहे थे, न्यूट्रल थे, उसकी वजह से इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज ऐसा कुछ नहीं था. बट जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, ये वाला फेस नीचे आएगा, ये वाला फेस नीचे आएगा, इलोंगेट हो जाएगा पूरा आपका क्रिस्टल. तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया. मींस इसका सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज, तो वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव इधर. तो इनके बीच में क्या आ गया, सेपरेशन. अब सेपरेशन आ गया चार्जेस के बीच में, तो आपको पता है जैसे ही सेपरेट हो गए चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी आ जाएगी इसमें. तो हमने क्या किया, मैकेनिकल प्रेशर यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. यहां से मैकेनिकल प्रेशर लगाया तो इन दोनों एंड्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. इलेक्ट्रिक वोल्टेज अगर मैं यहाँ से मेजर करना चाहूँ बैटरी से तो देख सकता हूँ वोल्टीमीटर से कितनी वोल्टेज आ रही है मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ.
तो इन दो फेस के ऊपर प्रेशर लगाने की वजह से इसके जो दो अदर एंड थे उसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिल गया। दिस इज योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट हम यूज करेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स इनवर्स कैसे? इनवर्स मीन्स अभी मैंने क्या किया, इसमें मैंने मैकेनिकल एनर्जी यूज की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मुझे रिवर्स करना है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में। इसका मीन्स मुझे क्या होगा, मुझे इन दोनों एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा या कोई बैटरी लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से इन चार्जेस को मैं सेपरेट कर दूं। अगर ये चार्जेस सेपरेट हो गए तो इन दोनों एंड्स पे मैकेनिकल प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैकेनिकल प्रेशर। देखो कैसे, तो ये एक बार डायग्राम देखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये नेगेटिव है, मैंने क्या किया, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव साइड अप्लाई कर दी, इधर पॉजिटिव। मींस इसको क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, यानी कि क्रिस्टल इधर की तरफ मतलब कंप्रेस हो जाएगा, इधर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा, ये तो मान लो नेगेटिव के चार्जेस है इधर आ गए और पॉजिटिव के मान लो इधर आ गए। ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, तो ये क्रिस्टल क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया मींस इसके इस साइड पे और इस साइड पे मैकेनिकल प्रेशर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, मैकेनिकल प्रेशर। मैं इसका रिवर्स भी कर सकता था, मींस यहाँ नेगेटिव अप्लाई कर सकता था, यहाँ पॉजिटिव अप्लाई कर सकता था। मैं यहाँ नेगेटिव अप्लाई करता तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, यहाँ पॉजिटिव अप्लाई करता तो नेगेटिव को अप्लाई करता, तो ये क्रिस्टल खिंच जाता, इलोंगेट हो जाता। क्रिस्टल इलोंगेट हो जाता तो फिर से मैकेनिकल प्रेशर आ जाता है इसकी इन दोनों साइड्स पे, कैसे वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता क्रिस्टल। ये मेरे पॉजिटिव और ये मेरे नेगेटिव्स। तो नेगेटिव का कुछ यहाँ आ गया सेंटर, पॉजिटिव का सेंटर कुछ यहाँ आ गया, तो फिर से इन पे मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट हो गया इन दोनों साइड्स पे। इस मैकेनिकल प्रेशर की वजह से अब देखो, अगर मैंने इसे ये जो बैटरी अप्लाई की है ये डीसी ना अप्लाई करके मैं एसी अप्लाई कर दूं, एसी मींस अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। तो एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होते रहेंगे, तो क्या होगा, क्रिस्टल कभी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और कभी क्रिस्टल ऐसे इलोंगेट हो जाएगा। अभी क्रिस्टल छोटा हो गया, यहाँ क्रिस्टल आपका इलोंगेट हो गया, तो इस वाले एंड पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। ये छोटे होने की वजह से, बड़े होने की वजह से इसके जो दूसरे एंड्स हैं ये और ये हैं, इसके ऊपर वाइब्रेशन, पूरा क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। कभी ये छोटा हो रहा है, यहाँ ये बड़ा हो रहा है, तो इसके इन दोनों एंड्स पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं मैकेनिकल प्रेशर की वजह से, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सो ये जो रीजन है आपका, ये रीजन लाई करता है अल्ट्रासोनिक्स के लिए, तो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई। तो हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स यूज किया है। इनवर्स में क्या किया, इसकी दोनों साइड्स पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया है, जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल चेंज कर रहा है। उसकी वजह से ये आपका पूरा क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगा, क्योंकि इसके दोनों साइड्स में मैकेनिकल प्रेशर जनरेट हुआ, तो ये वाइब्रेट करने लगा। तो ये कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी इलोंगेट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी आ गई 20,000 से ज्यादा, तो ये अल्ट्रासोनिक बन गया। तो हमने इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया है टू गेट द अल्ट्रासोनिक, और हमने क्रिस्टल्स कौन से यूज किए हैं, एक ना क्वार्ट्ज ध्यान में रखना, दूसरा ये रोशियर्ड सॉल्ट ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक एंड पे आपने इलेक्ट्रिक सोर्स लगा दिया, दूसरे एंड पे मैकेनिकल प्रेशर कन्वर्ट हो गया। ये मैकेनिकल प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन आए क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल वाइब्रेट हुआ, इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से ज्यादा, तो ये अल्ट्रासोनिक।
These are two methods to produce ultrasonic waves. पहला मैग्नेट्स यूज की, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया. इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्टरनेटिंग सोर्स यूज किया बैटरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ, उसकी वजह से आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. सो दीज आर टू मेथड्स टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स. सो जो भी लिखने वाला मटेरियल है वो आप नोट्स में से देख लेना, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स के फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है. अब बात करते हैं इसकी डिटेक्शन. कि आपको अल्ट्रासोनिक्स डिटेक्ट कैसे करने हैं. ठीक है. तो सबसे पहला मेथड तो यही है, पीजो इलेक्ट्रिक मेथड. पीजो इलेक्ट्रिक मेथड. अब मैंने आपको कोई वेव्स दी, आपको पता लगाना है कि ये अल्ट्रासोनिक्स है कि नहीं. तो अभी मैंने पीजो इलेक्ट्रिक में क्या किया था, एक ऐसा मेरे पास सोल्ट था. ठीक है. यहाँ नेगेटिव्स, यहाँ पॉजिटिव्स. नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, न्यूट्रल है. मैंने क्या यूज किया था, इनवर्स. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से वाइब्रेट हुआ और उस वाइब्रेशन से अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस किए. अगर मैंने इसका रिवर्स, मान लो यहाँ पे मैंने अल्ट्रासोनिक्स डाल दिए, अल्ट्रासोनिक्स डाल दिए यानी कि मैकेनिकल प्रेशर डाल दिया, प्रेशर डाल दिया. ठीक है. मतलब इस क्रिस्टल को मैं यहाँ से दबा भी सकता हूँ और ऐसे खींच भी सकता हूँ. तो क्या होगा, इससे चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे. तो इसके अक्रॉस मेरे पास वोल्टेज आएगी. इससे मेरे पास ये जो होता है कि ये मेरी जो वेव्स हैं, ये जो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो वेव्स मैंने इस पे इंसिडेंट करवाई है वो अल्ट्रासोनिक. वो कौन सी है, अल्ट्रासोनिक्स. तो मैंने प्रोडक्शन में तो यूज किया इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो हुआ प्रोडक्शन में. और डिटेक्शन में मैंने यूज किया पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. डिटेक्शन में क्या यूज किया, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं. तो इस बार मैकेनिकल प्रेशर डाला है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. अब अगर यहाँ से मैंने अल्ट्रासोनिक वेव्स डाली है तो वो ये क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा. तो ये वाले एंड इसके कभी कंप्रेस होंगे, कभी इलोंगेट होंगे. ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. उसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जज कर सकता हूँ कि दिस लाइज इन द अल्ट्रासोनिक रीजन. तो मेरी जो वेव्स मैंने जो इंसिडेंट की थी, यानी कि जो मेरा मैकेनिकल प्रेशर का जो मेथड था अल्ट्रासोनिक्स का, वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स था. ठीक है. सो ये मेथड है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सेकंड मेथड इज कुंट्ज ट्यूब मेथड. एक ट्यूब होती है, इसमें टी साइलेंट है, कुंट्ज ट्यूब बोलते हैं इसको. इसमें टी आपका साइलेंट हो गया. ये ट्यूब क्या करती है, पहले इसे बना लेते हैं. कैसी ट्यूब है, इसके अंदर लाइकोपोडियम पाउडर है, लाइकोपोडियम पाउडर. ठीक है. यहां से मान लो मैंने अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसिडेंट की, अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसिडेंट की. ठीक है. ये अंदर गई, टकरा के वापस आएंगी. ठीक है. अब वेव्स जा रही हैं, टकरा के वापस आ रही हैं, तो मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी. मेरे पास क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स. यानी कि स्टैंडिंग वेव्स कैसे होती है, अल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स. अल्टरनेट नोड्स एंड एंटी नोड्स, दोनों एंड्स क्लोज हैं. तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, बाकी आपका एंटी नोड्स. हमें क्या मिला, ये जो नोड्स वाले पॉइंट है, यहाँ पे ये पाउडर कलेक्ट हो गया. जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो इन एंटी, ये आपके नोड्स पे कलेक्ट हो गए. इन नोड्स पे ये पाउडर कलेक्ट हो गया. अब इसका रीजन कि नोड्स पे क्यों कलेक्ट हुआ, तुम्हें पता है स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता है.
नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, रेस्ट पे होता है। और एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे उसका वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है। और बाकी ये जो बीच में पॉइंट्स है, यहाँ भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो जब वाइब्रेशन हो रहा है और पूरी ट्यूब में लाइकोपोडियम पाउडर है, तो जहां वाइब्रेशन हो रहा है वहां से पाउडर उड़ेगा, वहां से पाउडर उड़ेगा, टिक नहीं पाएगा एक जगह पे, और वहां डिपॉजिट हो जाएगा जहां पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहा है, तो वहां इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारे इस ट्यूब में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पे ये पाउडर हीप्स की फॉर्म में कलेक्ट हो गया। इसकी ढेरियां बन गई इधर, कि एक ढेरी इधर पड़ी है, एक ढेरी इधर पड़ी है, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे हीप्स में कलेक्ट हो गया आपका। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पाउडर रह गया, बाकी सारा कलेक्ट हो गया ऐसे पॉइंट्स पे, ऐसे नोड्स पे जहां पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है। और जब हमने इसकी डिस्टेंस मेजर की दो नोड्स के बीच में, तो तुम्हें पता है दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मिनिमम डिस्टेंस इज λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2। सिमिलरली दो एंटी नोड्स के बीच का भी λ/2। अगर यहाँ से आपको लेंथ पता लग गई तो यहाँ लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा पता लग गया तो आपको फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि ये जो हमने वेव्स डाली थी इनकी फ्रीक्वेंसी आई 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। तो ये एक और मेथड है अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करने का। तो आपने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसका स्पेशल मेंशन नेम्ड है कुंट्स ट्यूब, इसके अंदर आपने पाउडर भर दिया। कौन सा पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर। जब वेव्स गई वापस टकरा के आई, स्टैंडिंग वेव्स बने। अब स्टैंडिंग वेव्स में आपके पास नोड्स होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। जो नोड्स होते हैं वहां पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, रेस्ट पे होते हैं पार्टिकल्स। तो सारे के सारे जो पाउडर था वो यहाँ आके कलेक्ट हो गया, और जो बाकी प्लेसेस थी वहां पे आपका पाउडर बहुत कम रह गया। एंटी नोड पे तो पाउडर आया ही नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम वाइब्रेशन है, तो उसने पाउडर को फेंक दिया सारा किधर, नोड्स पे। तो आपने दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस मेजर किया, क्योंकि ट्यूब है, ट्यूब में आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो डायरेक्टली। वहां से लैम्डा निकाला, उससे पता लगा जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। तो ये सेकंड मेथड है कुंट्स ट्यूब मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज थर्मल डिटेक्शन। थर्ड इज थर्मल डिटेक्शन। थर्मल डिटेक्शन में क्या करते हैं, थर्मल मींस टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज होगी। एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, प्लेटिनम वायर, ठीक है। जैसे हमने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी थी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पे, सिमिलरली ये वायर है। वायर किसकी है, प्लेटिनम की, तो वन डायमेंशन है। इसके ऊपर हमने अल्ट्रासोनिक्स अगर इंसिडेंट किए, वेव्स इंसिडेंट की, तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती है। इसको मैं एक वायर की तरह ही बनाता हूँ, ठीक है, वायर की तरह ही बनाता हूँ। तो ये मेरी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह है, और हमने देखा था इसके ऊपर स्टैंडिंग वेव्स बनती है। एक तरफ से मान लो इसे बांध दिया हो, एक तरफ से इसमें बांधा हुआ है और दूसरा एंड इसका खुला है, तो इसमें स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होगी, जो कि कुछ ऐसी जाएंगी। तो कुछ पॉइंट्स नोट्स बन जाएंगे, ये नोट्स हो गए, और ये एंटी नोट्स, ये हो गए मेरे एंटी नोट्स। अब इस पे प्रेशर, ये नोड पॉइंट हो गए, ये एंटी नोड हो गए। तो नोड्स पॉइंट पे ये जो मेरे नोड्स है, इन पे आपका प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंजेस। आपको पता है कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ऐसे ट्रैवल करती है। इसमें प्रेशर की आपने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, बी एस नॉट ओमेगा बाय वी कोस ओमेगा टी माइनस एक्स वाई। ये प्रेशर की इक्वेशन रखी, मींस हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी कर रहा है। तो नोड पॉइंट पे ये देखा प्रेशर चेंज हो रहा है हर नोड पॉइंट पे, इसकी वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, और इस एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर भी चेंज होता है।
टेम्परेचर भी चेंज होता है एट नोड्स। अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वायर मेरी प्लेटिनम की है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मेरा टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और अगर नोड पे टेम्परेचर अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। डिफरेंट रेजिस्टेंस एट डिफरेंट नोड्स। तो कहानी क्या है, एक प्लेटिनम वायर है, इस पे वेव्स इंसिडेंट की तो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हुई, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी। स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स भी होंगे और एंटी नोड्स भी होंगे। तो नोड्स पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेशर चेंज होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब टेम्परेचर अगर हर नोड पे बदल जाएगा और ये प्लेटिनम वायर है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस अगर हमने मेजर कर लिया इस वायर का, रेजिस्टेंस अगर हमने किसी मेथड से, लाइक हमने जो आपने शायद पढ़ रखे होंगे मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और पोटेंशियोमीटर, 12th क्लास में आते हैं टॉपिक मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अननोन वायर का। तो हमने क्या किया, किसी भी ब्रिज एक्सपेरिमेंट से इन नोड्स के ऊपर रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। अब रेजिस्टेंस अगर हमने इसे मेजर कर लिया और वो डिफरेंट आया, दैट मींस जो हमने वेव्स इंसिडेंट की थी वो हमारी कौन सी थी, अल्ट्रासोनिक। तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव इंसिडेंट की, स्टैंडिंग वेव बनी, नोड्स बने, एंटी नोड्स बने, नोड्स के ऊपर प्रेशर चेंज है। प्रेशर चेंज क्यों है, क्योंकि साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन रे डिफ्रैक्शन की होती है। तो प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है नोड्स पे। और टेम्परेचर वेरिएशन अगर प्लेटिनम वायर में हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को अगर हमने किसी ब्रिज एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लिया, किसी ब्रिज एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने वेव्स इंसिडेंट की थी वो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स थी। तो ये मेथड है थर्मल डिटेक्शन। तो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन वाज पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्शन, सेकंड था कुंट्ज ट्यूब मेथड एंड थर्ड इज थर्मल डिटेक्शन। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, कि मेडिकल में कोई एप्लीकेशन हो रही है क्या इसकी, या फिर कोई डेली लाइफ में हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या फिर कोई डिफेंस पर्पस के थ्रू एप्लीकेशन है। तो ये सब एप्लीकेशंस अल्ट्रासोनिक्स की देखते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ये काफी पर्पसेस के लिए यूज होता है। मेडिकल पर्पसेस में भी यूज होता है। कभी ना कभी तुमने अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना होगा अपनी लाइफ में, तो मेडिकल पर्पसेस में भी यूज होता है। डिफेंस सेक्टर में भी यूज होता है। सोनार के बारे में बात करेंगे इसमें, डिफेंस सेक्टर। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस। अभी तुम देखोगे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका मैं एप्लीकेशन उठाता हूं, डिटेक्शन ऑफ फ्लोज, डिटेक्शन ऑफ फ्लोज। फ्लोज मीन्स कोई क्रैक या होल, क्रैक होल इन मेटल ब्लॉक्स। मान लो आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, आपको काफी बड़ी बिल्डिंग बनानी, ठीक है। तो उस बिल्डिंग के अंदर आपको जो उसकी नींव है, जो उसका बेस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ताकि विद टाइम उसमें डिग्रेडेशन ना आए, बिल्डिंग वो कहीं गिर ना जाए। तो जो आपकी ये नींव है, जो इसका बेस है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेस वीक हो गया तो ये बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी, चाहे टॉल बिल्डिंग हो या हैवी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। तो आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बेस के अंदर जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, चाहे वो आपके मेटल ब्लॉक्स यूज हो,
ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं मेटल ब्लॉक्स। और अगर आपकी कोई नॉर्मल जैसे घर की बात करें तो घरों में हमारे नॉर्मल पत्थर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर बड़ी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। और अगर छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो जो भी ईंट लगाते हैं हम, ठीक है, ब्लॉक लगा रहे हैं उनके, तो उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए कि ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनमें कोई फ्लो ना हो। कहीं ऐसा ना हो ईंट में कोई बीच में छेद हो या फिर दरार हो और वो ईंट टूट जाए, ऐसे करके एक के साथ साथ कुछ 10-12 ईंट टूट जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बेस वीक हो जाए। सिमिलरली अगर हमने बड़ी बिल्डिंग के लिए मेटल ब्लॉक्स यूज करते हैं, अगर वो उसमें कोई एरर है, उसमें कोई क्रैक है, होल है, उसकी वजह से एक कमजोर पड़ेगा और एक के साथ साथ और भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे और ये बिल्डिंग टूट जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन मेटल ब्लॉक्स का फ्लो डिटेक्शन करते हैं कि ये मेटल ब्लॉक्स के अंदर कोई फ्लो तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है। कैसे करते हैं फिर, मान लो ये एक आपके पास ब्लॉक है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, डी इसकी डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने लगाया एक डिवाइस ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया अल्ट्रासोनिक वेव्स में, इसमें कन्वर्ट कर दिया अल्ट्रासोनिक वेव्स में। ये मान लो ऐसा मेटल ब्लॉक है जिसमें कोई फ्लो नहीं है, जिसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई होल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट 100% एक्यूरेट तुम्हारा ब्लॉक है। तो बहुत सारी अल्ट्रासोनिक वेव्स मैंने इस पे छोड़ दी, ठीक है, कि हर डायरेक्शन के अंदर वो अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी और चेक करके वापस आएगी। वापस कैसे आएंगी, रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आएंगी। यहाँ पे इस ट्रांसड्यूसर ने इसे रिसीव किया, ठीक है, फिर से इसने इस अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमने पढ़ लिया कि हमें कितने टाइम के बाद ये वेव मिल रही है, ठीक है। अगर डिस्टेंस मुझे पता है, मेटल ब्लॉक में वेलोसिटी मुझे पता है, तो टाइम में निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि मेरी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी आते हुए, जाते हुए ट्रेवल किया डी, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया 2d, टाइम जो भी लगेगा वो बन जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी साउंड वेव की मेटल ब्लॉक में फिक्स है, लाइक जैसे वेलोसिटी लाइट की एयर में फिक्स है, वाटर में फिक्स है, वैसे ही मीडियम में मेटल ब्लॉक में वेलोसिटी फिक्स है। डी अगर आपको पता है तो टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम कितना हो जाएगा, 2d बाई, आपने देख लिया कि ये मेरे पास मान लो 10 सेकंड के बाद डिटेक्शन हो रहा है, आपने वेव भेजा और 10 सेकंड के बाद डिटेक्शन हो रहा है। दूसरा मेटल ब्लॉक लिया, इस बार इसमें क्या है, फ्लो है। मान लेते हैं यहाँ इसमें क्रैक है, ठीक है। अब क्या हुआ, वही फिनोमिनन, यहाँ ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इसने इसको अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट किया। कुछ वेव्स तो सीधा ही चली जाएंगी और इस एंड से टकराएंगी क्योंकि इसका डिस्टेंस डी है, तो ये तो टी टाइम यानी कि 10 सेकंड के बाद हमें रिसीव होएंगी। लेकिन ये जो क्रैक है यहां से भी टकरा के जल्दी आ जाएगी, मान लो डिस्टेंस डी डैश पे इस बार तुम्हारा क्रैक है, ठीक है, तो ये जल्दी आ जाएगी। टाइम जो लगेगा वो टी डैश बोल देते हैं, वो 10 सेकंड से कम होगा, ठीक है, 10 सेकंड से कम होगा। तो इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कुछ वेव्स ऐसी हैं जो मेरे पास जल्दी आ रही है, ठीक है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद। अब जल्दी क्यों आ रही है, क्योंकि शायद वो इस एंड तक जा ही नहीं पा रही है और पहले ही कोई एक ऐसा उन्हें ऑब्स्टेकल मिल जा रहा है, क्रैक या होल मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो टकरा के वापस आ रही है, ठीक है। तो ये मेथड है तुम्हारा फ्लो डिटेक्शन का, जो हम मेटल ब्लॉक्स में यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ये कैसी एप्लीकेशन होगी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो देखो, क्लीनिंग। मान लो आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्ट्रक्चर लाइक काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और आप डायरेक्ट उसे साफ नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप हाथ से साफ नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास ये बोर्ड है तो मैं इसको इजीली
साफ कर रहा हूँ इस डस्टर से, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा शेप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है और मुझे इसे साफ करना है क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ गई हैं, इम्प्योरिटी डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से मेरा इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता था, मेरा ये मान लो इनलेट था, ये मेरा आउटलेट था, मैं इन तो कर रहा हूँ बट आउटलेट में मेरे पास उतना सप्लाई नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में डस्ट या इम्प्योरिटी होगा जो ब्लॉक कर रहा होगा सिस्टम को। तो अब ये इसकी स्ट्रक्चर भी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मैं इसे हाथ से साफ नहीं कर सकता। ये ऐसे कुछ प्लेस हो गए आपके स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ हाथ जा ही नहीं सकता, इसे आप किसी डिवाइस से भी, इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं कर पा रहे। तो क्या करते हैं, इसको सोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं। किसमें डाल दिया? सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे हम अपने क्लॉथ के लिए करते हैं कि हमें अगर क्लॉथ साफ करने हैं तो क्या करेंगे, उसे बाल्टी में डाल के छोड़ दिया हमने 2 या 3 घंटे के लिए, सरफ या साबुन जिसमें भी डाल दिया, और देखा कि कुछ देर के बाद वो अपने आप साफ हो जा रहे हैं, फिर साफ पानी से हमने उसे ठीक कर दिया। ऐसा कुछ प्रोसीजर ये मानो, बट इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस क्या है कि इस सोप सॉल्यूशन में मैंने अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल दी। अल्ट्रासोनिक वेव्स डाल दी। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करेंगी, 100 पार्टिकल्स है मेरे पास, डस्ट पार्टिकल्स है, तो 100 पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, डस्ट पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे? उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की मैंने अल्ट्रासोनिक वेव डाली है। अब ये वाइब्रेशन करेंगे डस्ट पार्टिकल और जो भी इंप्योरिटी है जिसे मुझे रिमूव करना है, तो ये आपके डिटैच हो जाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट में से। ये डिटैच हो जाएंगे, डिटैच होकर बाहर आ गए। किसके साथ बाहर आ गए? सोप सॉल्यूशन के साथ। मालूम यहाँ पे मैंने सोप सॉल्यूशन एंटर किया, सोप सॉल्यूशन जा रहा है, सोप सॉल्यूशन भी वाइब्रेट कर रहा है और ये इंप्योरिटी भी वाइब्रेट कर रही है अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल्स आपके सोप सॉल्यूशन के साथ बाहर आने लगेंगे और ये बाहर आके यहाँ से निकल जाएंगे। तो सारी की सारी जो भी डस्ट है वो इस सोप सॉल्यूशन में आ जाएगी और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन हो जाएगा। तो दिस इज industrial purpose use for cleaning for hard to reach places for a complex structured instrument, for a complex structured instrument, ठीक है। कैसा कुछ आपका कॉम्प्लेक्स अगर आपका इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है आपको और आप उसे साफ नहीं कर पा रहे, उसमें डस्ट इम्प्योरिटी आ गई है, तो उसे सोप सॉल्यूशन में डालते हैं, उस सोप सॉल्यूशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से ये डस्ट पार्टिकल सोप सॉल्यूशन के साथ इस कंटेनर में नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक हो जाता है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल पर्पस की। अब बात करते हैं मेडिकल पर्पस में क्या यूज हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं आपने अल्ट्रासाउंड सुना होगा, ठीक है। बोन्स का तो हम एक्सरे करवा लेते हैं, ठीक है, हमारे अगर बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है हम इसका एक्सरे करवा लेंगे, बट इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक्सरे काम नहीं करता। तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम यूज करते हैं सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, और जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर, किडनी, स्टमक, ब्लैडर, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, हेल्थ इशू आ रहा है, उसमें हमें क्या करवाना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है अल्ट्रासाउंड करवाना, ठीक है। वो फिर अल्ट्रासाउंड से उसके पास कुछ ऐसा इमेज आता है जिसको हम, या डॉक्टर पढ़ता है, ठीक है, और देखता है कि कुछ दिक्कत है कि नहीं।
इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक इमेजिंग भी बोलते हैं। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसलिए क्योंकि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज हो रही है। इमेजिंग इसलिए क्योंकि ये जो पर्चा सा वो निकल के आता है अल्ट्रासाउंड में से, वो एक फोटोग्राफ होता है। जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं हमारे नोट्स की या फिर किसी भी फोटो की, तो वैसे वो निकल के आता है बाहर। तो इंटरनल ऑर्गन्स की एक तरह से वो फोटो है, इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमेजिंग। तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए we use ultrasonic waves, ultrasonic waves for imaging, for creating images, for creating images। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक इमेजिंग एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी। अब इसका इलीगल यूज भी होने लगा। अल्ट्रासाउंड से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो बेबी है उसका जेंडर क्या होने वाला है, ठीक है। वो तो इलीगल हो गया है, बट हम उसकी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ इन 8 to 9 मंथ्स कैसे चल रही है, उसकी प्रोग्रेस डिटेक्ट कर सकते हैं इससे, अल्ट्रासाउंड से। तो वैसे तो ये इलीगल है टू फाइंड आउट द जेंडर, बट जेंडर यूज अगर सेपरेट कर दें तो अदरवाइज इट इज लीगल। वो चेक करता है उसकी जो फीटस है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, कि 1 मंथ में ऐसा होना चाहिए, 2 मंथ में, 3 मंथ में सही है कि नहीं, कोई कोई खराबी तो नहीं आ गई है, ऐसी चीज ये चेक करेगा आपका अल्ट्रासाउंड। तो ये मेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड इज डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में कैसे यूज करोगे? डिफेंस सेक्टर में इसकी एप्लीकेशन है सोनार। डिफेंस सेक्टर में इसकी एप्लीकेशन है सोनार, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो अब इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे अलग से क्वेश्चन भी आता है कि कैसे सोनार का सिस्टम काम करता है। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज हो रही है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ये एक शिप है, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ आपका लगा हुआ है रिसीवर। ये सी सरफेस, ठीक है, और ये अंडर द सरफेस बीनीथ, यहाँ वाटर है। अगर यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ कोई रॉक हो सकती है, चट्टान हो सकती है बड़ी, कोई आइसबर्ग हो सकता है जिससे टाइटेनिक टकराया था, बर्फ का बड़ा सा पहाड़, उसको आइसबर्ग बोलते हैं। कोई सबमरीन, एनिमी की सबमरीन भी तो हो सकती है यहाँ पे। ये ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है। ये क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है। अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उससे टकरा के वापस आएंगे ये। अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं हुआ तो नीचे चली जाएंगी, क्योंकि जो सी की सरफेस है वो बहुत ज्यादा नीचे होती है, उसकी डेप्थ लगभग 7-8 किलोमीटर होती है। अगर इतना नीचे जा रहा है तो टकरा के वापस आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टेकल हमारा 1 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है तो वहां ये टकरा के वापस आएंगे। ये टकराने का जो फिनोमिनन है वो रिफ्लेक्शन है, कि जिस एंगल पे टकराएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होगी वापस आएगी तो ये रिसीवर लगा हुआ है जो कलेक्ट करेगा हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो हमारा डिस्टेंस कितना चला? डी। वापस कितना आया? डी। मतलब टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2d, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि कितने टाइम के बाद हमें रिसीव हुई है। मान लो यहाँ पे मैंने भेजना स्टार्ट किया 0 सेकंड पे, कुछ 1 मिनट के बाद वापस आ गई। टीवी मुझे पता है
डी मुझे नहीं पता कि ये ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पे है, बट टी मुझे पता है। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल रही है आपकी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, डी गया, डी वापस आया 2d, टाइम यहां से आ गया, डी यहां से आ गया vt/2, vt/2। अब वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स की वाटर में पता, टाइम पता लग गया कि हाँ 0 सेकंड पे मैंने भेजना स्टार्ट किया, 1 मिनट के बाद आ गई कुछ, या फिर 2 मिनट के बाद आ गई, तो टाइम पता लग गया, तो मैंने डिस्टेंस पता लगा लिया कि मेरा जो ऑब्स्टेकल है वो कितनी दूरी पे है, मुझे पता लग गया। दिस इज कॉल्ड साउंड रेंजिंग, साउंड रेंजिंग। कि आपने रेंज निकाल दिया, कितनी दूरी पे आपका कोई ऑब्स्टेकल है। अब वो ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अलर्ट हो जाएगी शिप कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है। तो ऐसे जज करते हैं ये सोनार, डिफेंस होता है। मान लो आपकी शिप जा रही है इंडियन ओशन में, यहाँ पे नीचे सबमरीन्स हैं, वो इंडियन सबमरीन्स भी हो सकती हैं, वो आपकी एनिमी सबमरीन्स भी हो सकती हैं, कोई रोक हो सकता है, शिप टकरा ना जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं सोनार मेथड। तो सोनार मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, ये जाती है ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि वेव्स को भेजता है, रिसीवर होता है जो इनको रिसीव करता है। वैसे यहाँ भी ट्रांसड्यूसर लगा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स में। अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, टकराती है, वापस आती है, अल्ट्रासोनिक वेव फिर यहाँ पे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्टडी की जाती है। ठीक है, जितने भी डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ही डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये कन्वर्जन हो जाता है, और कन्वर्जन करने वाला डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये सोनार का काम है। तो सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव यूज हुई है, इसने नेविगेशन भी किया है कि ये यहाँ पे कौन सा पाथ लेना है, रेंजिंग भी किया है कि कितनी दूरी पे हमारा ऑब्स्टेकल है। डिस्टेंस निकालने का अगर तरीका पूछे तो ये रहा, डिस्टेंस इज vt/2, जहाँ पे v स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, t इज द टाइम, कितने टाइम के बाद आपकी अल्ट्रासोनिक वेव रिसीव हुई है, तो आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो। सो ये सोनार का मेथड है। ट्रांसमीटर क्या काम कर रहा है, ट्रांसड्यूसर में ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है अल्ट्रासोनिक को, फिर कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम सीआरओ पे भेजते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो पढ़ता है और फिर देखता है कि कितनी दूरी पे ऑब्स्टेकल है और क्या सिस्टम। ठीक है, तो ये था तुम्हारा अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे। एप्लीकेशन में डिफेंस में जो सोनार एप्लीकेशन है ये अलग से डिटेल में आपके क्वेश्चन आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैंने पूरा इसमें बता दिया, जो लिखने वाला मटेरियल है वो एज अ नोट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज द लेक्चर फॉर अल्ट्रासोनिक सोनार। थैंक यू वेरी मच।